हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 18th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 18 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है। 19th पार्ट से हम देखने वाले हैं अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है प्रोस्पेक्टिव एंड ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज को हम फ्यूचर के किसी डेट से लागू करने वाले हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज को हम पास्ट के किसी डेट से लागू करने वाले हैं। तो जब भी किसी चीज को फ्यूचर के किसी डेट से लागू करना होता है उसी को हम प्रोस्पेक्टिव कहते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना कहते हैं। देन ओवर रूल का मतलब क्या हो जाता है? ओवर रूल का मतलब हो जाता है कैंसल और टू रिवर्स। अब ये जो वर्ड है इसको हम सीरियल्स में या फिर मूवीज देख रहे हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि कोर्ट का सीन अगर दिखाया जाता है तो एक वकील कुछ बात कह रहा है तो दूसरा वकील जो है वो कह देता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जैसे ही कहा जाता है तो जो जज होते हैं वो दो चीजें कह सकते हैं, या तो वो कह सकते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड या तो वो कह सकते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो जब भी ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड कहा जाता है उसका मतलब हो जाता है कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है उसको हम खारिज कर रहे हैं। ओके, तो ओवररूलिंग का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को खारिज करना। आपके पास अगर अथॉरिटी है कि पास्ट में कोई डिसीजन लिया गया था, कोई ऑर्डर पास किए गए थे, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं एंड आपने उस पावर को यूज करते हुए अगर पास्ट के उस जजमेंट को या फिर उस लॉ को कैंसिल कर दिया तो कहा जाएगा कि आपने ओवररूल कर दिया, उसको ओवररूलिंग जो है हो गया है। ओके, सो ये प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में होता क्या है कि जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पावर ऑफ रिव्यू है। तो पावर ऑफ रिव्यू को यूज करते हुए जुडिशरी जो है वो पास्ट के केसेस को देख सकती है और जुडिशरी को लगता है कि पास्ट के केसेस में कुछ गड़बड़ियां थी या फिर सही डिसीजन नहीं लिया गया था या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं था, या फिर जुडिशरी को अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो प्रीवियस केस में लिया गया था दैट वाज नॉट करेक्ट और उस चीज को चेंज करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो पास्ट के जजमेंट्स को भी चेंज कर सकती है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को अगर चेंज करती है और आज के दिन वो अगर जजमेंट पास करती है तो वो कह सकती है कि हमने पिछला फैसला जो है रद्द कर दिया है और नया फैसला जो है भविष्य से लागू किया जाएगा। तो ऐसा अगर कोई जजमेंट दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग हो गई है, क्योंकि उसके अंदर ओवर रूलिंग हुई है यानी पिछले फैसले को रद्द किया गया है एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। दैट्स वाई ये जो कंडीशन है ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के अंडर आता है। और इस तरीके से जुडिशरी जो है वो पास्ट में अगर कुछ गलतियां हुई हैं या फिर पास्ट के कुछ जो स्टैंड्स सही नहीं थे उनको वो करेक्ट करती है और जजमेंट जो है वो पास करती है और नए लॉ को वो आने वाले समय से लागू करवा सकती है, करवाती है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। वो पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली चीज कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को पहली बार इंडिया में गोलकनाथ केस में यूज किया गया था 1967 में। देन ये जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अपोजिट में आता है रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। बट रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से बचा जाता है क्योंकि अगर पास्ट में कोई चीज की गई थी उसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं और पास्ट की ही डेट से अगर हम लागू करें तो काफी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में कोई लॉ बना कि किसी की जमीन जो है वो सरकार ने अपने अंडर में ली बट जुडिशरी को लगता है कि नहीं वो जो लॉ बनाया गया था दैट वाज नॉट करेक्ट एंड वो लॉ को हम खारिज करते हैं एंड उसी टाइम से हम खारिज करते हैं जब ये लॉ बनाया गया था और वो जो पर्सन है एग्रीड पर्सन वो अपने उस राइट को क्लेम कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो पर्सन जिसका ये जमीन था वो आ जाएगा और कहेगा कि मेरी जमीन वापस करो। और हो सकता है कि अभी के टाइम पे हाईवे जो है उस जमीन पे बना दी गई है तो क्या सरकार ये कहेगी ठीक है भाई ये जमीन का हिस्सा जो है ये हाईवे का जो पार्ट है ये तुम्हारा है तो तुम इसके ऊपर आके घर बना लो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये फिजिबल नहीं है। इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से बचा जाता है एंड प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। बट अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर कि वो किस कंडीशन में रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहती है या फिर किस कंडीशन में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहती है। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसी के पास ये पावर है कि वो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यूज कर सकती है। इंडिया में कोई और कोर्ट जो है वो इस डॉक्ट्रिन को यूज नहीं कर सकता है। पहले डिसाइड किया गया था कि वो केसेस जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आते हैं उन्हीं को रिजल्व करने के लिए ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो डॉक्ट्रिन है उसको यूज किया जाएगा। बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या देखा है कि ऑर्डिनरी जो लॉज हैं उससे जो केसेस ओरिजिनेट हुए हैं उसको भी रिजल्व करने के लिए जुडिशरी ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, डॉक्ट्रिन जो है वो यूज किया है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर लीगल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये दायरा जो है वो बढ़ाता है और कोई पास्ट में स्टैंड अगर गलत था उसको सही करने के लिए ये जो चीजें हैं वो हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो हार्मनी का मतलब क्या हो जाता है? हार्मनी का मतलब हो जाता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो अगर कोई दो लॉज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दो या दो से अधिक जो कानून है वो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई एक कानून है उसके जो डिफरेंट सब क्लॉजेज हैं वही आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लाइव रखा जाए। क्योंकि एक चीज़ को हम लागू कर रहे हैं तो वो उससे प्रतीत हो रहा है कि दूसरे चीज़ को हम जो है वो सुपरसीड कर दे रहे हैं और उसको इंफीरियर फील करवा दे रहे हैं। बट बैलेंस बन के रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी जरूरी है और बी पर्टिकुलर चीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी जरूरी है। तो वहाँ पे हार्मनी बैठाने का काम जो है वो जुडिशरी करती है। तो अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर मेरा वीडियो देखा होगा तो पार्ट 4 में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा कि डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। क्योंकि जब केसेस आना शुरू हुए थे जुडिशरी के अंदर, जब हमारा संविधान लागू किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू किया, तब उस समय ये क्लियर था ही नहीं कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा कि डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। क्योंकि क्या हो रहा था कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लॉज बनाए जा रहे थे तो उससे फंडामेंटल राइट का जो है हनन हो जा रहा था। एंड केसेस जो है फिर पहुंचना शुरू हुए कोर्ट के अंदर। एंड चंपकन दरोराइजन जो केस है 1951 में जब पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है ओवर डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी जो है इंफीरियर रहेगा एंड फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर रहेगा। बट इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने उन सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस ला दिए जो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो जब तक ये केस नहीं आया था तब तक ये क्लियरिटी था ही नहीं कि कौन सुपरसीड करेगा, कौन है ऊपर, फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये दोनों जो है कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, क्योंकि जब डीपीएसपी इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे केसेस हैं एंड फाइनली 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अगर हमें सही तरीके से चलाना है तो एक बैलेंस बन के रहना चाहिए बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 3 किसके साथ डील करता है? पार्ट 3 जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। एंड पार्ट 4 किसके साथ डील करता है? तो पार्ट 4 जो है वो डील करता है डीपीएसपी के साथ। तो जुडिशरी ने कहा, क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हमें सही रूप से संविधान को लागू करके रखना है भारत के अंदर तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच में हमें बैलेंस जो है बना के रखना होगा। और किसी को हम एब्सोल्यूट प्राइमेसी जो है नहीं दे सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि यही जो है हमेशा से सुपीरियर रहा है और यही सुपीरियर रहेगा। अगर हम वैसा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम फिर लागू कर ही नहीं पाएंगे। तो वैसा सिचुएशन ना हो और हार्मनी जो है वो बन के रह सके कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई है उनके बीच में, इसलिए फिर कहा गया कि आप सारे जो डीपीएसपी है उसको आर्टिकल 31C में रख के नहीं बचा सकते हो। हाँ, सिर्फ आर्टिकल नंबर 39B एंड आर्टिकल नंबर 39C को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, जो कि डीपीएसपी के अंदर आते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने की वजह से अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो उसको हम एक्सेप्शन में रखेंगे, उसको हम फंडामेंटल राइट का हनन नहीं मानेंगे। बट अगर आप किसी और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करोगे और उसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम उसे हनन मानेंगे और वहां पे उस पर्टिकुलर लॉ को हम वाइड जो है घोषित कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो पास किया गया जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड फाइनली बैलेंस जो है वो बना के रखने की कोशिश की गई, हार्मनी जो है वो लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे रूप से काम कर रहा है। सो नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो लिबरल जो वर्ड है उसका क्या मतलब हो जाता है? लिबरल वर्ड का मतलब हो जाता है खुले विचार का। तो जब भी जुडिशरी कोई फैसला दे रही है, कोई जजमेंट दे रही है, तो वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के सिर्फ उसी के दायरे में नहीं देखेगी, उससे बाहर भी जुडिशरी को देखना है कि हाँ इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, इसका और क्या मतलब हो सकता है, और
एक्सट्रीम सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज को अवॉइड करने के लिए लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है वो आवश्यक हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो मेनका गांधी का केस आया था 1978 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो वर्ड यूज किया गया लाइफ, उसका मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है या फिर जानवरों की तरह जीना नहीं है। एनिमल एग्जिस्टेंस और लाइफ ये दोनों जो हैं अलग अलग चीजें हैं। इसको हमें खुले विचारों से देखना होगा। और जो लाइफ वर्ड है उसका मतलब है मीनिंग, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। तो जो लाइफ वर्ड है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया एंड हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे जजमेंट जो है आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर दिए हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ का मतलब क्या है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, उस चीज को लिबरल तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने जो है एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है। और उसके वजह से हम देखते हैं कि जो दायरा है आर्टिकल नंबर 21 का वो काफी बढ़ चुका है। अगर आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है नहीं किया जाता जुडिशरी के द्वारा, तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत बहुत सारे राइट जो है वो मिलते हैं, वो हमारे पास आज के टाइम पे होते ही नहीं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी करे, ताकि समय के साथ जिन चीजों में बदलाव आने चाहिए उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाए और उनको हम एडप्ट कर पाए अपने देश के अंदर, और हमारा जो संविधान है उसे हम जीवित रख सकें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।